इस संसार में सबसे दुर्लभ औषधि कौन सी है? यान मोक्सी की आवाज पूरे उद्यान में गूंज उठी। प्रश्न सुनते ही कई साधकों के चेहरे चमक उठे। उन्हें लगा यह आसान होगा। वेई लुओ सबसे पहले आगे बढ़ा। निस्संदेह सहस्राग्नि फल। मैंने सुना है वह 1000 वर्षों में एक बार पकता है। यान मोक्सी ने सिर हिलाया। गलत। दूसरा साधक आगे आया। चंद्रकमल। तीसरा बोला, अमर रक्त लता। चौथा बोला, नौस्वर्गीय आत्मा पुष्प। लेकिन हर उत्तर के साथ वही शब्द सुनाई देते। गलत। धीरे धीरे उत्साह कम होने लगा। प्रश्न जितना सरल दिख रहा था उतना था नहीं। ध्रुवांत भी सोच में पड़ गया। सबसे दुर्लभ औषधि? इसका उत्तर केवल किसी पौधे का नाम नहीं हो सकता। उसी समय उसकी नजर नीलचंद्र आत्मा वृक्ष पर गई जो उद्यान के सबसे भीतर खड़ा था। उसकी शाखाओं से नीली रोशनी टपक रही थी। हजारों वर्षों बाद भी वह जीवित था। तभी रुद्रवेन धीमे स्वर में बुदबुदाए, सबसे दुर्लभ वस्तु वह नहीं होती जो सबसे कम मिले। सबसे दुर्लभ वह होती है जिसे कोई बना न सके। ध्रुवांत की आंखों में चमक उभरी। वह आगे बढ़ा। सबसे दुर्लभ औषधि कोई पौधा नहीं है। पूरा उद्यान उसकी ओर देखने लगा। ध्रुवांत बोला, सबसे दुर्लभ औषधि वह है जो किसी साधक का जीवन बदल दे। वही औषधि जो सही व्यक्ति के हाथ में अमृत और गलत व्यक्ति के हाथ में साधारण घास बन जाए। यान मोक्सी कुछ क्षण शांत रहे। उनकी आंखों में हल्की मुस्कान उभरी। अपूर्ण, लेकिन सत्य के निकट। जैसे ही शब्द समाप्त हुए, काले संदूक का पहला ताला खुल गया। धड़ाम। पूरे उद्यान में गूंज उठी। वेई लुओ का चेहरा और काला पड़ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह लड़का हर बार कैसे आगे निकल जाता है। उधर ध्रुवांत स्वयं भी हैरान था। उसने केवल अपना विचार कहा था। उसे उत्तर सही होने की उम्मीद नहीं थी। यान मोक्सी ने हाथ उठाया। दूसरा प्रश्न पहले से कठिन होगा। उद्यान की हवा अचानक भारी हो गई। 8 स्तंभों पर बने रून फिर चमकने लगे। यान मोक्सी बोले, यदि किसी साधक के पास संसार की हर औषधि हो, लेकिन समय न हो तो क्या वह महान बन सकता है? प्रश्न सुनते ही पूरा उद्यान फिर मौन हो गया, क्योंकि इस बार उत्तर केवल ज्ञान से नहीं, जीवन की समझ से मिलने वाला था। यान मोक्सी का दूसरा प्रश्न पूरे औषधि उद्यान में गूंज रहा था। यदि किसी साधक के पास संसार की हर औषधि हो, लेकिन समय न हो तो क्या वह महान बन सकता है? पहले प्रश्न की तुलना में यह अधिक कठिन था। कई साधक तुरंत उत्तर देना चाहते थे, लेकिन कोई भी निश्चिंत नहीं था। वेई लुओ आगे आया। यदि उसके पास सभी औषधियां हैं तो वह अवश्य महान बनेगा। संसाधन ही सब कुछ हैं। यान मोक्सी ने बिना भाव बदले उत्तर दिया। गलत। नीली तितली आत्मा वाली युवती बोली, नहीं, समय के बिना कोई भी साधना पूर्ण नहीं हो सकती। यान मोक्सी ने फिर सिर हिला दिया। गलत। एक के बाद एक उत्तर आते गए। प्रतिभा, भाग्य, रक्तरेखा, इच्छा शक्ति। लेकिन हर उत्तर अस्वीकार कर दिया गया। ध्रुवांत चुप था। उसकी नजर दूर खड़े नीलचंद्र आत्मा वृक्ष पर टिकी हुई थी। वह वृक्ष हजारों वर्षों से वहीं खड़ा था। लेकिन यदि उसे बढ़ने का समय ही न मिला होता
तो वह केवल एक बीज बनकर रह जाता। उसी समय रुद्रवेन धीमे से हंसे। बहुत लोग समय को दुश्मन समझते हैं, लेकिन महान साधक उसे साथी बना लेते हैं। ध्रुवांत की आंखों में चमक उभरी। वह आगे बढ़ा। यदि किसी के पास हर औषधि हो लेकिन समय न हो तो वह महान नहीं बन सकता। पूरा उद्यान उसकी ओर देखने लगा। लेकिन यदि उसके पास समय हो और औषधियां न हो, तब भी उसके पास अवसर रहेगा, क्योंकि समय वह भूमि है जिसमें प्रतिभा, परिश्रम और अवसर उगते हैं। यान मोक्सी की आंखों में पहली बार स्पष्ट संतोष दिखाई दिया। सत्य के अत्यंत निकट। धड़ाम! संदूक का दूसरा ताला भी खुल गया। अब केवल एक अंतिम ताला बचा था। वेई लुओ की मुट्ठियां कस गईं। उसे महसूस होने लगा कि यह खजाना उसके हाथों से निकल रहा है। उधर आकाश में बना ड्रैगन फिर हिला। उसकी सुनहरी आंखें कुछ क्षण के लिए ध्रुवांत पर ठहर गईं। ध्रुवांत ने तुरंत नजरें झुका लीं। वह नहीं चाहता था कि कोई इस असामान्य प्रतिक्रिया को देखे। यान मोक्सी ने अपना हाथ उठाया। पूरे उद्यान में फिर सन्नाटा छा गया। अंतिम प्रश्न। यदि शक्ति, समय और प्रतिभा तीनों तुम्हारे पास हो, तब भी कौन सी वस्तु तुम्हें पतन की ओर ले जा सकती है? यदि शक्ति, समय और प्रतिभा तीनों तुम्हारे पास हो, तब भी कौन सी वस्तु तुम्हें पतन की ओर ले जा सकती है? यान मोक्सी का अंतिम प्रश्न पूरे उद्यान में गूंजता रहा। इस बार किसी ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। प्रश्न सरल लग रहा था, लेकिन उसमें कुछ छिपा हुआ था। वेई लुओ सबसे पहले आगे आया। उसके चेहरे पर पहले जैसा आत्मविश्वास लौट चुका था। दुश्मन, उसने उत्तर दिया। चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, एक शक्तिशाली दुश्मन उसे नष्ट कर सकता है। यान मोक्सी ने बिना किसी भाव के कहा। गलत। वेई लुओ का चेहरा उतर गया। उसके पीछे खड़े अग्नि भेड़िया कुल के साधक भी असहज हो गए। नीली तितली आत्मा वाली युवती बोली। लालच। गलत। भालू आत्मा वाला युवक बोला। अहंकार। गलत। धीरे धीरे उद्यान में बेचैनी बढ़ने लगी। लगभग सभी प्रतिभाशाली युवाओं ने उत्तर देने की कोशिश की, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। रुद्रवेन एक पत्थर पर बैठे सब देख रहे थे। उनके होठों पर रहस्यमयी मुस्कान थी। ध्रुवांत अभी भी चुप था। उसकी नजर कभी यान मोक्सी पर जाती, कभी आसपास खड़ी प्रतिभाओं पर। उसे महसूस हुआ कि हर व्यक्ति प्रश्न को बाहर खोज रहा है। कोई दुश्मन में, कोई शक्ति में, कोई संसार में। लेकिन यान मोक्सी की आंखें बार बार साधकों को देख रही थीं, मानो उत्तर उनके भीतर छिपा हो। तभी रुद्रवेन ने धीरे से कहा। कई लोग पहाड़ों को जीत लेते हैं, लेकिन स्वयं को नहीं जीत पाते। ध्रुवांत के मन में बिजली सी कौंध गई। वह आगे बढ़ा। इस बार उसकी आवाज शांत थी। यदि शक्ति, समय और प्रतिभा सब कुछ मिल जाए, तब भी एक साधक का सबसे बड़ा शत्रु वही होता है जो उसके भीतर रहता है। स्वयं पर नियंत्रण खो देना, यही पतन की शुरुआत है। पूरा उद्यान शांत हो गया। इस बार यान मोक्सी ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। कुछ क्षण बाद उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी। सही। धड़ाम! तीसरा और अंतिम ताला खुल गया। पूरा संदूक सुनहरी रोशनी से भर उठा। लेकिन संदूक खुलते ही किसी खजाने की जगह एक प्राचीन जेड पुस्तक हवा में तैरती हुई बाहर निकली।
और यान मोक्सी की आवाज अंतिम बार गूंजी। ज्ञान का मूल्य समझने वाला ही अगले द्वार तक पहुंच सकता है। संदूक के खुलते ही पूरा औषधि उद्यान सुनहरी रोशनी से नहा गया। हवा में तैरती जेड पुस्तक धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। पुस्तक सामान्य नहीं थी। उसका आवरण गहरे नीले जेड से बना था। किनारों पर चांदी जैसे रून चमक रहे थे। हर रून से हल्की नीली धुंध निकल रही थी, मानो पुस्तक स्वयं सांस ले रही हो। उद्यान में मौजूद सभी साधकों की आंखें लालच से चमक उठीं। भले ही यह हथियार नहीं था, लेकिन प्राचीन ज्ञान किसी भी खजाने से अधिक मूल्यवान हो सकता था। वेई लुओ की नजर पुस्तक पर जमी हुई थी। उसके मन में केवल एक विचार था, यह वस्तु किसी भी कीमत पर उसके हाथ लगनी चाहिए। तभी यान मोक्सी की छवि फिर बोली, पुस्तक केवल एक व्यक्ति चुन सकती है। जो इसके द्वारा स्वीकार किया जाएगा वही इसका धारक बनेगा। यह सुनते ही कई साधकों के चेहरे उतर गए। अचानक पुस्तक के भीतर से 7 प्रकाश किरणें निकलीं। वे 7 अलग अलग साधकों पर गिरीं। वेई लुओ, तितली आत्मा वाली युवती, भालू आत्मा वाला युवक और 4 अन्य प्रतिभाशाली युवा। ध्रुवांत भी उनमें शामिल था। यान मोक्सी बोले, अब अंतिम चयन होगा। 7 साधकों के सामने अलग अलग प्रकाश मंडल प्रकट हो गए। ध्रुवांत के सामने एक छोटा सा पौधा उभरा। वह केवल 1 अंगुल ऊंचा था। तना पारदर्शी था। पत्तियां हल्की नीली। जड़ों के आसपास तारों जैसी चमक घूम रही थी। ध्रुवांत उसे पहचान नहीं पाया। उधर वेई लुओ के सामने एक लाल रंग का दुर्लभ फल प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर तुरंत आत्मविश्वास लौट आया। स्पष्ट था कि यह परीक्षा केवल शक्ति की नहीं, ज्ञान की भी थी। रुद्रवेन दूर खड़े सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर पहली बार चिंता दिखाई दी। उन्होंने पौधे को देखकर आंखें सिकोड़ लीं। लेकिन दूरी अधिक होने के कारण वे स्पष्ट नहीं देख पा रहे थे। यान मोक्सी की आवाज फिर गूंजी, अपने सामने की वस्तु को पहचानो। उसका गुण बताओ। उसका मूल्य बताओ। कई प्रतिभाशाली युवाओं के चेहरे बदल गए। कुछ ने कभी वास्तविक औषधि विज्ञान सीखा ही नहीं था। ध्रुवांत ने फिर उस छोटे पौधे को देखा। जितना अधिक वह उसे देखता, उतना अधिक उसे लगता कि उसने इसे कहीं पहले देखा है। और तभी उसके मन में एक धुंधली स्मृति चमकी, जैसे किसी ने कभी इस पौधे का उल्लेख किया हो। ध्रुवांत की आंखें उस छोटे नीले पौधे पर टिकी हुई थीं। वह केवल 1 अंगुल ऊंचा था, लेकिन उसकी जड़ों के आसपास घूमती तारों जैसी चमक साधारण नहीं थी। उसके भीतर कोई धुंधली स्मृति जाग रही थी, जैसे उसने कहीं इस पौधे के बारे में सुना हो। उधर वेई लुओ आत्मविश्वास से मुस्कुरा रहा था। उसके सामने रखा लाल फल उसे पहचान में आ चुका था। वह सबसे पहले आगे बढ़ा। यह अग्निहृदय फल है। 200 वर्ष पुराना। शरीर की शक्ति बढ़ाता है और अग्नि तत्व वाले साधकों के लिए अत्यंत उपयोगी है। यान मोक्सी ने सिर हिलाया। सही। वेई लुओ के चेहरे पर गर्व फैल गया। उसने चुनौती भरी नजर से ध्रुवांत की ओर देखा। एक एक करके दूसरे प्रतिभाशाली युवाओं ने भी उत्तर देना शुरू किया। कुछ सफल हुए, कुछ असफल। नीली तितली आत्मा वाली युवती ने अपने सामने प्रकट दुर्लभ चंद्रकिरण पुष्प को पहचान लिया।
लेकिन भालू आत्मा वाला युवक असफल हो गया। उसने औषधि की आयु गलत बता दी। उसके सामने का प्रकाश मंडल तुरंत टूट गया और वह प्रतियोगिता से बाहर हो गया। अब केवल 4 प्रतिभागी बचे थे। ध्रुवांत अभी भी अपने पौधे को देख रहा था। उसके मन में बेचैनी बढ़ रही थी। तभी उसे याद आया, कई दिन पहले रुद्रवेन नशे में एक प्राचीन औषधि की कहानी सुना रहे थे। कुछ औषधियां धरती पर नहीं उगती, वे तारों की ऊर्जा से जन्म लेती हैं। ध्रुवांत की आंखें फैल गईं। वह आगे बढ़ा। यह तारामूल अंकुर है। पूरा उद्यान शांत हो गया। अधिकांश लोगों ने यह नाम पहली बार सुना था। ध्रुवांत ने आगे कहा, यह किसी साधक की शक्ति नहीं बढ़ाता, यह उसकी आत्मा चेतना को मजबूत करता है। जब यह पूर्ण विकसित होता है, तब इसकी जड़ें तारों की ऊर्जा को खींच सकती हैं। यान मोक्सी पहली बार स्पष्ट रूप से मुस्कुराए। नाम सही, गुण सही, लेकिन मूल्य? ध्रुवांत कुछ क्षण चुप रहा। फिर उसने पौधे को देखा। इसका मूल्य इसकी शक्ति में नहीं है। इसका मूल्य इस बात में है कि यह साधक को स्वयं को देखने की क्षमता देता है। जो स्वयं को समझ ले, वह आगे का मार्ग खोज सकता है। यान मोक्सी की छवि धीरे धीरे खड़ी हो गई। पूरे उद्यान में एक भारी दबाव फैल गया। उत्कृष्ट उसी क्षण ध्रुवांत के सामने का प्रकाश मंडल सुनहरी आभा में बदल गया, जबकि वेई लुओ के चेहरे का रंग उड़ गया। ध्रुवांत के सामने का प्रकाश मंडल सुनहरी आभा में बदल चुका था। पूरे औषधि उद्यान में सन्नाटा छाया हुआ था। वेई लुओ की आंखों में ईर्ष्या साफ दिखाई दे रही थी। वह आत्मा वीर चौथे स्तर का साधक था और अपने क्षेत्र के युवा प्रतिभाओं में गिना जाता था। लेकिन आज बार बार एक आत्मा साधक प्रथम स्तर का युवक उससे आगे निकल रहा था। आसपास खड़े साधकों में चर्चा शुरू हो गई। सुना है वह केवल आत्मा साधक प्रथम स्तर पर है। असंभव। आत्मा वीर स्तर वाले भी परीक्षा में पीछे रह गए। शक्ति कम है, लेकिन उसकी समझ बहुत गहरी है। नीली तितली आत्मा वाली युवती चुपचाप ध्रुवांत को देख रही थी। वह आत्मा योद्धा तृतीय स्तर पर थी, फिर भी उसने इस युवक को हल्के में लेना बंद कर दिया था। उसी समय जेड पुस्तक धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। उसके चारों ओर नीले और सुनहरे अक्षर घूम रहे थे। पुस्तक का पहला पृष्ठ स्वयं खुल गया। अचानक 7 प्रकाश किरणें निकलीं और शेष प्रतिभागियों के मस्तिष्क में प्रवेश कर गईं। ध्रुवांत को लगा मानो उसके सिर के भीतर ज्ञान का समुद्र उमड़ पड़ा हो। रक्त सूर्य पुष्प, हिमनाड़ी कंद, विषचंद्र लता, स्वर्ण श्वासकाई, नीलतारा अंकुर, हजारों दुर्लभ औषधियों की जानकारी उसकी स्मृति में उतरने लगी। हर औषधि का रंग, आकार, गंध, आयु और उपयोग स्पष्ट दिखाई दे रहा था। लेकिन अगले ही पल एक दर्दभरी चीख गूंजी। एक प्रतिभागी के कानों से खून बहने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। यान मोक्सी की आवाज गूंजी, ज्ञान भी शक्ति है, और शक्ति का भार उठाने की क्षमता हर किसी में नहीं होती। कुछ ही क्षणों में 2 और प्रतिभागी बाहर हो गए। उनका आत्मबल कमजोर था। अब केवल 4 लोग बचे थे। ध्रुवांत, वेई लुओ, तितली आत्मा वाली युवती और एक शांत युवक। वह शांत युवक अब तक एक शब्द भी नहीं बोला था। उसकी रैंक आत्मा रक्षक प्रथम स्तर थी। ध्रुवांत ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। उससे निकलने वाली आत्मा शक्ति अत्यंत स्थिर थी।
रुद्रवेन की आंखें सिकुड़ गईं। स्पष्ट था कि वह युवक सामान्य पृष्ठभूमि से नहीं था। उसी समय जेड पुस्तक का दूसरा पृष्ठ खुला। इस बार उस पर कोई शब्द नहीं था, केवल एक औषधि का चित्र बना था। और चित्र देखते ही रुद्रवेन अचानक खड़े हो गए। उनके चेहरे पर वर्षों बाद वास्तविक आश्चर्य दिखाई दिया। यह यह औषधि यहां कैसे हो सकती है? ध्रुवांत के शब्द सुनते ही यान मोक्सी अपनी जगह से खड़े हो गए। पूरा औषधि उद्यान स्तब्ध रह गया। अब तक वृद्ध ने किसी उत्तर पर ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। ध्रुवांत की नजर अभी भी गुफा के दृश्य पर टिकी थी। उसने धीरे से कहा, यदि अजगर रक्षक होता तो उसकी सांस कमल से दूर जाती, लेकिन उसकी हर सांस कमल को ऊर्जा दे रही है। वे शत्रु नहीं हैं, वे एक दूसरे पर निर्भर हैं। गुफा के दृश्य में अचानक परिवर्तन आया। इस बार ध्रुवांत की कल्पना प्रकट हुई। उसमें वह सीधे कमल की ओर नहीं बढ़ा। उसने पहले अजगर की सांस की लय को समझा, फिर उसकी ऊर्जा के प्रवाह का निरीक्षण किया। धीरे धीरे एक अदृश्य रजत रेखा दिखाई दी जो अजगर के हृदय से निकलकर कमल तक जा रही थी। उद्यान में कई लोग सांस रोककर दृश्य देखने लगे। रुद्रवेन की आंखें चमक उठीं। जीवन बंधन। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, अजगर और कमल एक ही जीवन स्रोत साझा कर रहे हैं। यान मोक्सी मुस्कुराए। आगे बोलो। ध्रुवांत ने उत्तर दिया, कमल को प्राप्त करने के लिए अजगर को हराना नहीं होगा, उसे मुक्त करना होगा। यह सुनते ही गुफा के दृश्य में रजत रून चमकने लगे। अजगर ने पहली बार अपनी आंखें पूरी खोलीं। उनमें क्रोध नहीं था, केवल थकान थी। सैकड़ों वर्षों से वह उस कमल को जीवित रखने के लिए अपनी ऊर्जा खर्च कर रहा था। अचानक पूरी गुफा सुनहरी रोशनी में बदल गई। स्वर्गनाड़ी कमल धीरे धीरे हवा में उठा और उसकी जड़ से एक रजत बंधन टूट गया। अजगर ने आकाश की ओर सिर उठाकर गर्जना की। वह विजय की गर्जना नहीं थी, वह मुक्ति की गर्जना थी। दृश्य टूट गया। पूरा उद्यान फिर शांत हो गया। वेई लुओ ने दांत भींच लिए। उसे महसूस हो रहा था कि ध्रुवांत फिर उससे आगे निकल गया है। शांत आत्मा रक्षक युवक पहली बार ध्रुवांत को ध्यान से देखने लगा। उसकी आंखों में सम्मान की झलक थी। यान मोक्सी ने हाथ उठाया। जेड पुस्तक के तीसरे पृष्ठ खुलने लगे। लेकिन इस बार पृष्ठ पर किसी औषधि का चित्र नहीं था। वहां एक प्राचीन मानचित्र बना था, जिसके केंद्र में लिखा था, गुप्त औषधि क्षेत्र केवल आत्मा योद्धा और उससे ऊपर के साधकों के लिए। यह देखकर ध्रुवांत का चेहरा गंभीर हो गया, क्योंकि वह अभी केवल आत्मा साधक था। मानचित्र को देखते ही पूरे औषधि उद्यान में हलचल मच गई। गुप्त औषधि क्षेत्र। यह नाम सुनते ही कई युवाओं की सांसें तेज हो गईं। अनंत मंडल में ऐसे क्षेत्र अत्यंत दुर्लभ माने जाते थे। वहां सामान्य औषधियां नहीं, बल्कि बाहर विलुप्त हो चुकी जड़ी बूटियां मिलती थीं। यान मोक्सी की आवाज गूंजी, यह मेरा अंतिम उपहार है। गुप्त औषधि क्षेत्र 3 दिनों बाद खुलेगा, लेकिन प्रवेश केवल आत्मा योद्धा और उससे ऊपर के साधकों को मिलेगा। ध्रुवांत के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन उसके मन में हलचल उठी। वह अभी आत्मा साधक प्रथम स्तर पर था। आत्मा योद्धा तक पहुंचने के लिए उसके सामने लंबा रास्ता था। वेई लुओ के चेहरे पर मुस्कान फैल गई।
लगता है कुछ लोगों की किस्मत यहीं समाप्त हो जाएगी, उसने जानबूझकर ध्रुवांत की ओर देखते हुए कहा। आसपास खड़े कई युवक हंस पड़े, लेकिन ध्रुवांत ने कोई उत्तर नहीं दिया। रुद्रवेन ने मदिरा का घूंट लिया और मुस्कुराए। लड़के, कभी कभी सबसे मजेदार बात यह होती है कि लोग जीत का जश्न समय से पहले मना लेते हैं। वेई लुओ ने वृद्ध की ओर देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। उसी समय जेड पुस्तक से एक सुनहरी किरण निकली और ध्रुवांत के सामने आकर रुक गई। किरण के भीतर एक छोटी जेड पट्टिका थी। उस पर केवल 4 शब्द लिखे थे, औषधि उत्तर परीक्षण। यान मोक्सी बोले, यह पुरस्कार नहीं है, यह अवसर है। यदि 3 दिनों में कोई इस परीक्षण को पूरा कर ले तो उसकी औषधि विद्या एक छोटे स्तर तक बढ़ सकती है। यह सुनते ही कई लोगों की आंखों में लालच चमक उठा, लेकिन अगले ही वाक्य ने सभी को शांत कर दिया। असफल होने पर आत्मा चेतना को गंभीर क्षति भी पहुंच सकती है। कुछ क्षण पहले तक उत्साहित दिख रहे कई युवक पीछे हट गए। रुद्रवेन ने ध्रुवांत की ओर देखा। तो लड़के, 3 दिन में आत्मा योद्धा बनने का कोई इरादा है या सिर्फ मेरा खाना खाने का? ध्रुवांत पहली बार हल्का मुस्कुराया, लेकिन उसी समय उसकी हथेली में रखी जेड पट्टिका गर्म होने लगी और उस पर एक नया वाक्य उभर आया। प्रथम परीक्षण, 100 वर्ष पुरानी 3 दुर्लभ औषधियां खोजो। समय सीमा 1 दिन। जेड पट्टिका पर उभरे शब्दों को देखकर ध्रुवांत की आंखें सिकुड़ गईं। प्रथम परीक्षण, 100 वर्ष पुरानी 3 दुर्लभ औषधियां खोजो। समय सीमा 1 दिन। वेई लुओ जोर से हंस पड़ा। 1 दिन में? यहां मौजूद कई औषधि आचार्य भी यह काम नहीं कर सकते। ध्रुवांत ने उसकी ओर देखा भी नहीं। उसी समय यान मोक्सी की छवि धीरे धीरे धुंधली होने लगी। याद रखो, औषधि खोजने वाला आंखों से नहीं, समझ से खोजता है। अगले ही पल पूरी जेड पुस्तक प्रकाश बनकर बिखर गई। परीक्षा समाप्त हो चुकी थी, लेकिन असली संघर्ष अब शुरू होने वाला था। उद्यान से बाहर निकलते समय कई साधकों की नजरें ध्रुवांत पर टिकी थीं। कुछ लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे, कुछ उससे ईर्ष्या कर रहे थे। रुद्रवेन ने चलते चलते एक मदिरा की बोतल निकाली और लंबा घूंट भरा। लड़के, पहले खाना ढूंढते हैं या पहले 100 साल पुरानी औषधियां? ध्रुवांत ने कहा, पहले औषधियां। गलत उत्तर, रुद्रवेन ने तुरंत कहा। खाली पेट कोई महान साधक नहीं बना। 1 घंटे बाद दोनों उत्तरी वन के किनारे बैठे थे। आग जल रही थी और रुद्रवेन किसी अज्ञात आत्मा पशु का मांस भून रहे थे। मांस की सुगंध इतनी तीव्र थी कि ध्रुवांत का ध्यान बार बार भटक रहा था। देखा, रुद्रवेन हंसे। ध्यान की परीक्षा हर जगह होती है। भोजन के बाद रुद्रवेन का चेहरा गंभीर हो गया। सुनो लड़के, 100 वर्ष पुरानी औषधियां ढूंढना कठिन नहीं है। कठिन है उन्हें पहचानना। कई औषधियां अपनी आयु छिपा लेती हैं। 50 वर्ष पुरानी औषधि 100 वर्ष पुरानी दिख सकती है और 100 वर्ष पुरानी औषधि साधारण घास जैसी। ध्रुवांत ध्यान से सुनता रहा। तभी दूर जंगल के भीतर से अचानक एक विस्फोट की आवाज आई। आकाश में हरे रंग की ऊर्जा का स्तंभ उठ गया। रुद्रवेन तुरंत खड़े हो गए। उनकी आंखों में आश्चर्य चमक उठा। यह असंभव है, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। हरे आत्मा स्तंभ का मतलब है कि कोई 100 वर्ष से अधिक पुरानी दुर्लभ औषधि अभी अभी प्रकट हुई है।
ध्रुवांत की पकड़ जेड पट्टिका पर कस गई। हरे रंग का ऊर्जा स्तंभ आकाश को चीरता हुआ सैकड़ों मीटर ऊपर तक उठ गया। उसकी रोशनी में आसपास का पूरा जंगल हरे रंग से रंग गया। ध्रुवांत पहली बार ऐसा दृश्य देख रहा था। रुद्रवेन का चेहरा गंभीर हो गया। बड़ी मुसीबत है। ध्रुवांत ने पूछा, दुर्लभ औषधि मिली है तो मुसीबत क्यों? रुद्रवेन हंसे नहीं, क्योंकि वह केवल हमें नहीं दिखी। उत्तराखंड के आधे साधकों ने उसे देख लिया होगा। जैसे उनकी बात की पुष्टि हो रही हो, दूर दूर से दर्जनों ऊर्जा तरंगे जंगल की ओर बढ़ने लगीं। कुछ आकाश में उड़ रहे थे, कुछ भूमि पर दौड़ रहे थे। रुद्रवेन ने अपनी बोतल कमर से बांधी। चलो, देर की तो केवल पत्तियां मिलेंगी। दोनों तेजी से जंगल के भीतर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे निकट पहुंचे, हवा में एक अनोखी सुगंध घुलती गई। वह सुगंध मीठी भी थी और ठंडी भी। उसे सूंघते ही शरीर की थकान कम होने लगी। आधे घंटे बाद वे एक विशाल घाटी के किनारे पहुंचे। घाटी के बीचों बीच एक पौधा चमक रहा था। उसकी ऊंचाई केवल घुटनों तक थी, लेकिन उसकी 9 पत्तियां पन्ने की तरह चमक रही थीं। हर पत्ती पर प्राकृतिक रून बने थे। उन रूनों से हरी रोशनी निकल रही थी। रुद्रवेन की आंखें फैल गईं। नवपर्ण आत्मा घास, 120 वर्ष पुरानी। नहीं, शायद 130 वर्ष पुरानी। ध्रुवांत के मन में खुशी दौड़ गई। पहली औषधि मिल चुकी थी। लेकिन अगले ही पल घाटी में हंसी गूंजी। मिल चुकी थी, एक व्यंग्यपूर्ण आवाज सुनाई दी। घाटी के दूसरे किनारे पर वेई लुओ खड़ा था। उसके पीछे अग्नि भेड़िया कुल के 7 साधक मौजूद थे। सबसे कमजोर साधक भी आत्मा शिष्य स्तर पर था, जबकि 2 लोग आत्मा वीर स्तर तक पहुंच चुके थे। वेई लुओ मुस्कुराया। ध्रुवांत, तुम्हें धन्यवाद। तुम्हारी वजह से हमें सीधे औषधि तक पहुंचने का रास्ता मिल गया। उसी समय घाटी के तीसरे किनारे पर भी 3 परछाइयां प्रकट हुईं। उनमें से एक वही शांत आत्मा रक्षक साधक था। अब दुर्लभ औषधि के लिए 3 पक्ष आमने सामने खड़े थे। पूरी घाटी में सन्नाटा छा गया। हरित प्राचीन वृक्ष राक्षस धीरे धीरे सीधा खड़ा हुआ। उसकी 20 मीटर ऊंची देह ने सूर्य की रोशनी तक रोक दी। उसके शरीर पर उगी मोटी छाल पर हजारों प्राकृतिक रून चमक रहे थे। पन्ने जैसी उसकी आंखें खुलीं और पूरी घाटी पर दबाव उतर आया। ध्रुवांत का सीना भारी हो गया। उसे लगा जैसे कोई विशाल पर्वत उसके कंधों पर रख दिया गया हो। यही था रैंक का अंतर। आत्मा साधक और आत्मा रक्षक के बीच का अंतर। वेई लुओ आत्मा वीर चौथे स्तर पर था, फिर भी उसके चेहरे से आत्मविश्वास गायब हो चुका था। आत्मा वीर और आत्मा रक्षक के बीच केवल नाम का अंतर नहीं था, वह जीवन और मृत्यु का अंतर था। हरित प्राचीन वृक्ष राक्षस ने अपनी एक शाखा उठाई। वह शाखा साधारण नहीं थी। उसका व्यास ही एक मनुष्य के शरीर जितना था। अगले ही पल वह बिजली की गति से नीचे गिरी। धड़ाम! जहां कुछ क्षण पहले 2 साधक खड़े थे, वहां 10 मीटर चौड़ा गड्ढा बन चुका था। घाटी में मौजूद सैकड़ों लोग एक साथ पीछे हट गए। तभी शांत आत्मा रक्षक युवक आगे बढ़ा। यह पहली बार था जब उसने स्वयं को छिपाने की कोशिश नहीं की। उसके शरीर से नीली आत्मा शक्ति निकलने लगी। धीरे धीरे उसके पीछे एक विशाल छाया उभरी। वह एक नीला आकाशीय सारस था।
उसके पंखों का फैलाव लगभग 15 मीटर था। सारस की आंखें तारों जैसी चमक रही थीं और उसके पंखों से नीली वर्षा गिर रही थी। घाटी में कई लोग चीख पड़े, आकाशीय सारस आत्मा। रुद्रवेन ने मदिरा की बोतल बंद कर दी। हम अब समझ आया, इसलिए यह लड़का इतना शांत था। वेई लुओ का चेहरा और काला पड़ गया। अब यहां एक और शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी मौजूद था। लेकिन ध्रुवांत की नजर न उस युवक पर थी, न वृक्ष राक्षस पर। उसने अचानक देखा कि नवपर्ण आत्मा घास की जड़ों के पास मिट्टी में दो और अलग अलग रंगों की चमकें छिपी हुई हैं। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। शायद यहाँ केवल एक नहीं, 3 दुर्लभ औषधियां थीं। ध्रुवांत की आंखें सिकुड़ गईं। नवपर्ण आत्मा घास की जड़ों के पास मिट्टी के भीतर 2 अलग अलग चमकें छिपी हुई थीं। एक हल्की सुनहरी थी, दूसरी गहरे बैंगनी रंग की। यदि उसका अनुमान सही था, तो जेड पट्टिका का पहला परीक्षण यहीं पूरा हो सकता था। लेकिन समस्या यह थी कि उनके और औषधियों के बीच हरित प्राचीन वृक्ष राक्षस खड़ा था। उसी समय आकाशीय सारस आत्मा वाला युवक आगे बढ़ा। उसके पीछे विशाल नीला सारस मंडरा रहा था। उसके पंखों से गिरती नीली रोशनी जमीन पर छोटे छोटे रून बना रही थी। वेई लुओ ने ठंडी हंसी हंसी। तो आखिरकार महान आत्मा रक्षक भी मैदान में उतर आया। युवक ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उसकी सारी एकाग्रता वृक्ष राक्षस पर थी। अचानक हरित प्राचीन वृक्ष राक्षस ने गर्जना की। उसकी गर्जना से आसपास के पेड़ों की पत्तियां झड़ने लगीं। कमजोर साधकों के कानों से रक्त तक निकल आया। फिर उसकी दोनों भुजाएं एक साथ नीचे गिरीं। पूरा मैदान कांप उठा। मिट्टी के विशाल स्तंभ हवा में उछल गए। आकाशीय सारस युवक ने पहली बार हमला किया। उसके पीछे का नीला सारस चमका और सैकड़ों नीले पंख बाणों की तरह राक्षस की ओर बढ़े। पंखों की वर्षा ने वृक्ष राक्षस की छाल पर दर्जनों निशान बना दिए। घाटी में मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। यह पहली चोट थी जो किसी ने उस राक्षस को पहुंचाई थी। लेकिन अगले ही पल उन निशानों से हरी रोशनी निकली और घाव भरने लगे। रुद्रवेन ने गाली दी, प्राचीन वृक्ष रक्तरेखा। इसलिए इसकी पुनर्जीवन क्षमता इतनी भयानक है। वेई लुओ का चेहरा भी गंभीर हो गया। अब उसे समझ आ गया था कि अकेले बल से यह औषधि नहीं मिलने वाली। तभी ध्रुवांत ने कुछ ऐसा देखा जिसे बाकी किसी ने नहीं देखा। हर बार जब राक्षस घायल होता, उसकी जड़ों से हरी ऊर्जा निकलकर सीधे नवपर्ण आत्मा घास में प्रवेश करती थी। ध्रुवांत के मन में बिजली सी कौंधी। गलत, उसने बुदबुदाया। हम सब गलत सोच रहे हैं। राक्षस औषधि की रक्षा नहीं कर रहा। औषधि ही राक्षस को जीवित रख रही है। उसकी बात सुनकर रुद्रवेन की आंखें फैल गईं। रुद्रवेन की आंखें फैल गईं। उन्होंने तुरंत दोबारा मैदान की ओर देखा। वास्तव में हर बार जब हरित प्राचीन वृक्ष राक्षस घायल होता, नवपर्ण आत्मा घास की पत्तियां कुछ क्षण के लिए मंद पड़ जाती थीं। फिर जड़ों से हरी ऊर्जा निकलती और राक्षस के घाव भर जाते। रुद्रवेन धीमे से हंसे। अच्छा लड़के, बहुत अच्छा। आखिरकार किसी ने असली बात देखी। लेकिन समस्या खत्म नहीं हुई थी, बल्कि और बड़ी हो गई थी। यदि औषधि को नुकसान पहुंचा, तो तीनों दुर्लभ औषधियां नष्ट हो सकती थीं। तभी वेई लुओ ने दहाड़ लगाई, सभी लोग एक साथ हमला करो। अग्नि भेड़िया कुल के 7 साधकों ने अपनी आत्मा शक्ति छोड़ दी।
लाल रंग की अग्नि लपटें घाटी में फैल गईं। एक विशाल अग्नि भेड़िए की छाया उनके पीछे प्रकट हुई। उसकी लाल आंखें जलते कोयले जैसी थीं और उसके दांतों से अग्नि टपक रही थी। आकाशीय सारस वाला युवक भी पीछे नहीं हटा। उसका नीला सारस आकाश में घूमने लगा और नीली प्रकाश वर्षा बरसाने लगा। क्षण भर में पूरा युद्ध क्षेत्र रंगों के समुद्र में बदल गया। धड़ाम! वृक्ष राक्षस की एक विशाल शाखा घूमी और दो आत्मा योद्धा सीधे चट्टानों में जा गिरे। खून हवा में बिखर गया। लेकिन उसी अराजकता के बीच ध्रुवांत अचानक आगे बढ़ा। वह राक्षस की ओर नहीं भागा, वह उसकी जड़ों की ओर भागा। रुद्रवेन की आंखें चमक उठीं। हाँ, आखिर समझ गया। वेई लुओ ने ध्रुवांत को देखा और उपहास किया। मूर्ख, वहां जाकर पहले मरेगा वही। लेकिन अगले ही क्षण ध्रुवांत की हथेली में रखी जेड पट्टिका चमक उठी। पट्टिका से निकली सुनहरी रोशनी ने सीधे नवपर्ण आत्मा घास की जड़ों को छू लिया। और उसी पल पूरे वृक्ष राक्षस की आंखें ध्रुवांत पर टिक गईं। पहली बार उसने हमला नहीं किया, वह उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था। पूरे युद्ध क्षेत्र में अजीब सा सन्नाटा छा गया। हरित प्राचीन वृक्ष राक्षस की दोनों पन्ना जैसी आंखें ध्रुवांत पर टिकी हुई थीं। जो राक्षस कुछ क्षण पहले सभी पर हमला कर रहा था, वह अब बिल्कुल स्थिर खड़ा था। वेई लुओ का चेहरा बदल गया। यह क्या हो रहा है? ध्रुवांत स्वयं भी नहीं समझ पा रहा था। उसकी हथेली में मौजूद जेड पट्टिका लगातार गर्म होती जा रही थी। सुनहरी रोशनी जड़ों के भीतर गहराई तक प्रवेश कर रही थी। अचानक जमीन के नीचे कहीं बहुत गहराई से धड़कन जैसी आवाज आने लगी। धक धक धक। पूरी घाटी कांपने लगी। रुद्रवेन अचानक गंभीर हो गए। नहीं, यह केवल औषधि का क्षेत्र नहीं है, इसके नीचे कुछ और छिपा है। उसी समय वृक्ष राक्षस धीरे धीरे घुटनों पर बैठ गया। सैकड़ों साधकों की आंखें बाहर निकल आईं। एक आत्मा रक्षक 7वें स्तर का प्राचीन राक्षस एक आत्मा साधक के सामने झुक रहा था। लेकिन ध्रुवांत ने तुरंत समझ लिया कि राक्षस उसके सामने नहीं झुका था। वह जेड पट्टिका की ऊर्जा के सामने प्रतिक्रिया दे रहा था। तभी जड़ों के नीचे से एक प्राचीन आवाज गूंजी। अंततः कोई आ ही गया। आवाज इतनी पुरानी थी कि मानो हजारों वर्षों की धूल उसके शब्दों से झड़ रही हो। वेई लुओ और बाकी साधक भय से पीछे हट गए। केवल आकाशीय सारस वाला युवक वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में भी पहली बार आश्चर्य दिखाई दिया। धीरे धीरे नवपर्ण आत्मा घास के नीचे की भूमि फटने लगी। मिट्टी और चट्टानों के नीचे से काले रंग का एक विशाल पत्थर द्वार बाहर आने लगा। उस द्वार पर प्राचीन लिपि में हजारों चिन्ह बने थे। उनमें से अधिकांश समय की मार से मिट चुके थे। लेकिन द्वार के बिल्कुल मध्य में बना एक चिन्ह देखकर ध्रुवांत का दिल जोर से धड़क उठा। वह चिन्ह उसे कहीं और भी दिख चुका था। धूम्र राजवंश की विरासत पट्टिका पर। विशाल काला द्वार धीरे धीरे धरती के भीतर से ऊपर उठता रहा। जैसे जैसे वह ऊपर आ रहा था, पूरी घाटी की आत्मा ऊर्जा उसकी ओर खींचती जा रही थी। द्वार की सतह पर बने प्राचीन चिन्ह एक एक करके चमकने लगे। ध्रुवांत की कमर से बंधी धूम्र राजवंश की पट्टिका अचानक गर्म होने लगी। वेई लुओ की नजर तुरंत उस पर पड़ी। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसी समय रुद्रवेन ने जम्हाई ली। हम
बस एक पुराना दरवाजा है। मैंने इससे बड़े शौचालय भी देखे हैं। आसपास खड़े साधकों ने उसे ऐसे देखा जैसे वह पागल हो। लेकिन आकाशीय सारस वाला युवक एक क्षण के लिए रुद्रवेन को देखने लगा, मानो वह बूढ़े की बातों को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। अचानक द्वार के मध्य में बना धूम्र चिन्ह चमक उठा। ध्रुवांत की पट्टिका स्वयं उड़कर हवा में पहुंच गई। पूरा मैदान स्तब्ध रह गया। वेई लुओ चिल्लाया, वह क्या है? लेकिन कोई उत्तर नहीं दे पाया। पट्टिका द्वार के केंद्र में जाकर धंस गई। धड़ाम! हजारों वर्षों से बंद प्रतीत होने वाला द्वार कुछ इंच खुल गया। द्वार के भीतर से धुएं जैसी काली ऊर्जा बाहर निकलने लगी। उस धुएं में अनगिनत युद्धों, तलवारों और प्राचीन सेनाओं की धुंधली झलकें दिखाई दे रही थीं। रुद्रवेन की आंखों में पहली बार हल्की गंभीरता आई। ओहो, तो यह यहां छिपा था। अब समझ आया। तभी नवपर्ण आत्मा घास की जड़ों के नीचे छिपी सुनहरी और बैंगनी चमक पूरी तरह प्रकट हो गई। वास्तव में वहां 3 दुर्लभ औषधियां एक ही जड़तंत्र से जुड़ी हुई थीं। ध्रुवांत की जेड पट्टिका हल्की चमकी। प्रथम परीक्षण की तीनों आवश्यक औषधियां उसके सामने थीं। लेकिन उसी क्षण वेई लुओ के पीछे खड़ा एक आत्मावीर साधक अचानक ध्रुवांत की ओर झपटा। उसकी तलवार सीधे ध्रुवांत की पीठ की ओर बढ़ रही थी। और रुद्रवेन ने केवल इतना कहा, अरे मूर्ख, मरना है तो लाइन बनाकर मरो। अगले ही पल उसकी आंखों में एक अजीब चमक उभरी। आत्मावीर साधक की तलवार बिजली की तरह ध्रुवांत की पीठ की ओर बढ़ी। यह हमला इतना अचानक था कि अधिकांश लोगों को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। वेई लुओ भी एक क्षण के लिए चौंक गया। उसने हमला करने का आदेश नहीं दिया था। लेकिन तलवार अब केवल 3 कदम दूर रह गई थी। रुद्रवेन ने मदिरा की बोतल से एक छोटा घूंट लिया। आजकल के बच्चे भी अजीब हैं। बात करने से पहले तलवार निकाल लेते हैं। उसने केवल एक बार हमलावर की ओर देखा। बस एक नजर। अचानक आत्मावीर साधक का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी तलवार हवा में ही रुक गई। उसका पूरा शरीर कांपने लगा, मानो उसने किसी भयानक दृश्य को देख लिया हो। नहीं, असंभव, वह चीख पड़ा। अगले ही पल वह स्वयं पीछे उछल गया और जमीन पर गिर पड़ा। पूरी घाटी में सन्नाटा छा गया। आकाशीय सारस वाला युवक पहली बार पूरी तरह रुद्रवेन की ओर मुड़ा। उसकी आंखों में सावधानी दिखाई दे रही थी। रुद्रवेन ने जम्हाई ली। अरे, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। बच्चा खुद डर गया। वेई लुओ के माथे पर पसीना आ गया। उधर काला द्वार और अधिक खुल गया। भीतर से धुएं की लहरें निकल रही थीं और उनमें हजारों सैनिकों की परछाइयां दिखाई दे रही थीं। नवपर्ण आत्मा घास, सुनहरी औषधि और बैंगनी औषधि तीनों अब पूरी तरह बाहर आ चुकी थीं। ध्रुवांत की जेड पट्टिका चमकी। प्रथम परीक्षण पूर्ण होने की शर्तें प्राप्त। लेकिन तभी काले द्वार के भीतर से भारी कदमों की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। और अगले ही पल धुएं के भीतर 2 रक्तिम आंखें चमक उठीं। रुद्रवेन ने बोतल देखते हुए कहा, यह वाला शायद थोड़ा दिलचस्प होगा। पूरी घाटी में ऐसा सन्नाटा छा गया मानो समय रुक गया हो। सैकड़ों साधक अविश्वास से रुद्रवेन को देखने लगे। एक आत्मा नायक स्तर के विशेषज्ञ का मजाक उड़ाना। अधिकांश लोगों के लिए यह आत्महत्या से कम नहीं था।
काला सिंहासन हवा में रुक गया। मुखौटाधारी नेता ने धीरे धीरे अपना सिर रुद्रवेन की ओर घुमाया। तुमने अभी क्या कहा बूढ़े? उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। रुद्रवेन ने कान खुजलाया। अरे सुनाई नहीं देता क्या? उम्र हो गई क्या? मैंने कहा मुखौटा हटा। आदमी लग रहे हो या आधा जला हुआ आलू, पता तो चले। ध्रुवांत ने माथा पकड़ लिया। वेई लुओ का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसे लग रहा था कि अगले ही पल पूरी घाटी उड़ जाएगी। काला नाग नेता के आसपास का धुआं उबलने लगा। तुम मौत मांग रहे हो? रुद्रवेन ने लंबी जम्हाई ली। नहीं बेटा, मौत नहीं, बस मनोरंजन मांग रहा हूं। तुम लोग हर बार आते हो, धमकी देते हो, फिर हारकर भागते हो। कुछ नया करो। यह सुनते ही मुखौटाधारी नेता की आंखें सिकुड़ गईं, मानो उसे किसी पुरानी याद का आभास हुआ हो। लेकिन अगले ही पल उसने हाथ उठाया। आकाश से एक विशाल काला नाग प्रकट हुआ। उसकी लंबाई 100 मीटर से अधिक थी। शल्क काले लोहे जैसे चमक रहे थे। नाग ने मुंह खोला और काली ज्वाला का समुद्र नीचे गिरा दिया। ध्रुवांत, वेई लुओ, आकाशीय सारस युवक और बाकी सभी उसके हमले की सीमा में थे। रुद्रवेन ने ऊपर देखा और आह भरी। इतना बड़ा नाग बनाया, और रंग भी काला। कल्पना शक्ति की हालत खराब है तुम्हारी। फिर उसने अपनी उंगली से हवा में हल्की सी टपकी मारी। तप, और अगले ही क्षण पूरा काला नाग आकाश में रुक गया, जैसे समय ने उसे पकड़ लिया हो। काला नाग नेता पहली बार सिंहासन से खड़ा हो गया। पूरा आकाश जम गया था। 100 मीटर लंबा काला नाग हवा में स्थिर खड़ा था। उसकी काली ज्वालाएं भी बीच आकाश में रुक गई थीं। घाटी में मौजूद हजारों आंखें अविश्वास से फैल गईं। आकाशीय सारस युवक का शांत चेहरा पहली बार पूरी तरह बदल गया। वेई लुओ तो सांस लेना तक भूल चुका था। काला नाग नेता धीरे धीरे सिंहासन से खड़ा हुआ। यह कैसे संभव है? उसकी आवाज पहली बार कांपी। रुद्रवेन ने बोतल को उल्टा किया। केवल एक बूंद बची थी। हाय रे किस्मत, मदिरा खत्म हो गई। और तुम लोग सोच रहे हो मैं नाग देख रहा हूं। ध्रुवांत ने महसूस किया कि रुद्रवेन के आसपास की हवा अजीब हो गई थी। कोई शक्ति दिखाई नहीं दे रही थी। कोई आभा नहीं, कोई प्रकाश नहीं। लेकिन जितना शांत वह दिख रहा था, उतना ही भयावह महसूस हो रहा था। तभी रुद्रवेन ने ऊपर देखा। सुन बच्चे, मैं आज अच्छे मूड में हूं, इसलिए एक सलाह देता हूं। ध्रुवांत से दूर रहो, नहीं तो तुम्हारे संप्रदाय के पूर्वज भी तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। एक आत्मा नायक को ऐसी चेतावनी देना उत्तराखंड में पागलपन माना जाता था। लेकिन काला नाग नेता हंस नहीं पाया, क्योंकि उसकी आत्मा बार बार खतरे का संकेत दे रही थी। उसी समय धूम्र द्वार के सामने घुटनों पर बैठा विशाल प्रहरी अचानक बोला, धूम्र विरासत क्षेत्र खुलने में 7 दिन शेष हैं। चिन्ह धारक को प्रवेश अधिकार प्राप्त है। अन्य सभी को परीक्षा देनी होगी। यह सुनते ही काला नाग नेता की आंखों में लालच की ज्वाला भड़क उठी। लेकिन अगले ही पल रुद्रवेन ने उंगली मोड़ी। तक, और आकाश में जमे 100 मीटर लंबे काले नाग में दरार पड़ गई, जैसे वह कांच का बना हो। तक, आकाश में जमे 100 मीटर लंबे काले नाग के माथे पर एक पतली दरार उभर आई। फिर दूसरी, फिर तीसरी।
कुछ ही सांसों में पूरा नाग मकड़ी के जाल जैसी दरारों से भर गया। काला नाग नेता का चेहरा बदल गया। पीछे हटो, वह अचानक दहाड़ा। लेकिन देर हो चुकी थी। धड़ाम! पूरा काला नाग लाखों काले प्रकाश कणों में टूट गया। कई काला नाग साधक हवा से गिर पड़े और उनके मुंह से रक्त निकल आया। वह नाग केवल तकनीक नहीं था, वह उनकी संयुक्त आत्मा शक्ति का रूप था। रुद्रवेन ने बोतल उल्टी की। एक भी बूंद नहीं निकली। देखा, मैंने कहा था, रंग बदल लेते। काला रंग अशुभ होता है। वे लो अब रुद्रवेन को ऐसे देख रहा था जैसे किसी मानव को नहीं, किसी राक्षस को देख रहा हो। आकाशीय सारस युवक की आंखों में भी गहरी सावधानी उतर आई। लेकिन सबसे ज्यादा स्तब्ध ध्रुवांत था। यह पहली बार था जब उसने रुद्रवेन को वास्तव में कुछ करते देखा था, और उसने केवल उंगली हिलाई थी। काला नाग नेता ने गहरी सांस ली और पहली बार हाथ जोड़ लिए। वरिष्ठ, यदि हमने आपको किसी प्रकार से अपमानित किया हो तो। रुको, रुद्रवेन ने हाथ उठाया। मुझे वरिष्ठ मत कहो। सुनकर बूढ़ा महसूस होता है। और दूसरी बात, मैं अभी लड़ने के मूड में नहीं हूं। मेरी मदिरा खत्म हो गई है। तभी धूम्र द्वार के भीतर से अचानक हजारों काली रून रेखाएं निकलकर आकाश में फैल गईं। उन रूनों ने मिलकर एक विशाल मानचित्र बनाया, और उस मानचित्र के केंद्र में चमकता हुआ स्थान देखकर काला नाग नेता कांप उठा। असंभव! धूम्र सम्राट का मुख्य समाधि क्षेत्र। पूरी घाटी स्तब्ध रह गई। आकाश में फैला विशाल रून मानचित्र धीरे धीरे घूम रहा था। हजारों काली रेखाएं तारों की तरह चमक रही थीं। मानचित्र के मध्य में एक रक्तिम बिंदु धड़क रहा था। हर धड़कन के साथ पूरा आकाश कांप जाता। काला नाग नेता का शरीर हल्का कांप रहा था। धूम्र सम्राट की मुख्य समाधि, यह वास्तव में मौजूद थी। उसके पीछे खड़े काला नाग साधकों की आंखें लालच से चमक उठीं। धूम्र सम्राट का नाम उत्तराखंड की प्राचीन कथाओं में आता था। कहा जाता था कि उसने अकेले 3 महान संप्रदायों को युद्ध में झुका दिया था। तभी धूम्र प्रहरी की रक्तिम आंखें चमकीं। चेतावनी! समाधि क्षेत्र में प्रवेश करने वाले साधकों की न्यूनतम योग्यता आवश्यक है। पूरा मैदान शांत हो गया। आत्मा वीर से नीचे के साधकों की मृत्यु संभावना 99%। यह सुनते ही कई लोगों के चेहरे सफेद पड़ गए। ध्रुवांत ने मुट्ठी भींच ली। वह अभी आत्मा साधक था। आत्मा वीर तक पहुंचना उसके लिए आसान नहीं था। रुद्रवेन ने तुरंत कहा, 99%? हाँ। यह आंकड़ा किस मूर्ख ने बनाया? कम से कम 99.9 होना चाहिए था। धूम्र प्रहरी कुछ क्षणों तक चुप रहा। पहली बार ऐसा लगा मानो वह भी बूढ़े की बात का उत्तर सोच रहा हो। तभी आकाशीय सारस युवक आगे बढ़ा। प्रहरी, समाधि क्षेत्र 7 दिन बाद खुलेगा। तब तक क्या होगा? योग्यता परीक्षण प्रारंभ होगा। केवल योग्य लोग जीवित रहेंगे। अचानक ध्रुवांत की जेड पट्टिका चमकी। प्रथम परीक्षण पूर्ण। द्वितीय परीक्षण आरंभ। फिर उसके सामने सुनहरे अक्षर उभरे, 7 दिनों के भीतर आत्मा शिष्य से आत्मा योद्धा स्तर तक पहुंचो। असफलता पर धूम्र विरासत का अधिकार समाप्त। ध्रुवांत की आंखें सिकुड़ गईं। ध्रुवांत की आंखें सुनहरे अक्षरों पर जम गईं। 7 दिनों के भीतर आत्मा शिष्य से आत्मा योद्धा स्तर तक पहुंचो।
असफलता पर धूम्र विरासत का अधिकार समाप्त। आसपास मौजूद कई साधकों ने भी सुनहरे अक्षर देख लिए थे। वेई लुओ हंस पड़ा। 7 दिन में आत्मा योद्धा, यह विरासत तुम्हारा मजाक उड़ा रही है। ध्रुवांत ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसके भीतर दबाव पर्वत की तरह बढ़ चुका था। तभी धूम्र प्रहरी ने फिर कहा, प्रथम परीक्षण की तीनों औषधियां चिन्ह धारक को प्राप्त हैं। नवपर्ण आत्मा घास, स्वर्ण आत्मा कंद और बैंगनी चंद्र पुष्प धीरे धीरे ध्रुवांत की ओर उड़ने लगे। पूरी घाटी की आंखें लालच से भर उठीं, विशेषकर काला नाग संप्रदाय के साधकों की। तीनों औषधियां साधारण नहीं थीं। नवपर्ण आत्मा घास की 9 पत्तियां पन्ने जैसी चमक रही थीं। प्रत्येक पत्ती पर प्राकृतिक रून बने थे। स्वर्ण आत्मा कंद मुट्ठी जितना बड़ा था। उसकी सतह पर सुनहरी नसें धड़क रही थीं, मानो उसके भीतर हृदय धड़क रहा हो। बैंगनी चंद्र पुष्प सबसे सुंदर था। उसकी 7 पंखुड़ियां बैंगनी चांदनी जैसी चमक रही थीं और उसके आसपास चांदी की धुंध तैर रही थी। रुद्रवेन की आंखें चमक उठीं। अरे वाह, आज तो भाग्य खुल गया। लड़के, अगर तुम इन्हें ठीक से उपयोग कर लो तो 7 दिन नहीं, शायद 3 दिन भी काफी हों। काला नाग नेता की आंखें ठंडी हो गईं। वह जानता था कि यदि ध्रुवांत सफल हो गया तो धूम्र विरासत पर उसका नियंत्रण और मजबूत हो जाएगा। तभी धूम्र प्रहरी की आवाज फिर गूंजी। 7 दिन की अवधि के दौरान चिन्ह धारक को कोई प्रत्यक्ष हानि नहीं पहुंचा सकता। काला नाग नेता का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। नियम तोड़ने वाले का विनाश किया जाएगा। रुद्रवेन हंस पड़ा। सुना, अब 7 दिन तक तुम लोग केवल दूर से घूर सकते हो। लेकिन उसी क्षण आकाशीय सारस युवक ध्रुवांत के सामने आकर रुका और बोला, यदि तुम्हें 7 दिन में आत्मा योद्धा बनना है तो मेरे साथ चलो। पूरी घाटी एक बार फिर स्तब्ध रह गई।